एक्सक्रीशन क्या है? सबसे पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि एक्सक्रीशन होता क्या है। अब जैसे हमको मालूम है कि हमारे सेल में बहुत सारे प्रोसेसेस चलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं और हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो रहे हैं और ग्लूकोज बन रहा है, प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो रहे हैं और अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, फैट्स डाइजेस्ट हो रहे हैं तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बन रहे हैं। तो ये एक तरह के लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्या सिर्फ इतना ही काम है? नहीं, काम और भी है। कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते होते लार्ज मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे जब बॉडी की ग्रोथ हो रही है, आपको चाहिए कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन के बिगर मॉलिक्यूल्स बनाए, आपकी बॉडी में प्रोटीन बने, अमीनो एसिड जुड़े, बहुत सारा प्रोटीन बने, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जुड़कर लार्ज मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। और इन दोनों प्रोसेसेस को जब लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, इन दोनों प्रोसेसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जो हम मेटाबॉलिज्म वर्ड बार बार सुनते हैं वो यही है कि बॉडी में हो रहे बहुत सारे रिएक्शंस, ठीक है। और ये जो दोनों तरीके के रिएक्शंस हमने पढ़े कि लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, उस पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म को हम कैटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। नाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जब जुड़ जुड़ के लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं तब उनको हम एनाबॉलिज्म्स कह सकते हैं। तो मतलब मेटाबॉलिज्म क्या हुआ? इट्स ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब जब मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो बहुत सारी एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर और बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है। यही मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो इसको कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम के वेस्ट से हम नहीं एसोशिएट करते कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी तो अनडाइजेस्टेड फूड का वेस्ट जा रहा है बाहर, वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर जा रहा है, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? जो बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म्स चले उनसे जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। अब मेटाबॉलिक वेस्ट कई सारे तरीके के हो सकते हैं, जैसे गैसियस वेस्ट जिसमें कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है। रेस्पिरेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी ऑक्सीजन यूज़ कर रही है, खाने को तोड़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब बॉडी में ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको रिमूव करना है। सो विच पर्टिकुलर ऑर्गन इज एसोसिएटेड विद रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? वो है आपका लंग्स। यानी कि जो पर्टिकुलर ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है वो है आपका लंग्स। इसके बाद आपके बहुत सारे बाइल पिगमेंट्स बनते हैं जिनको लिवर रिमूव करता है। बहुत सारा वाटर बनता है बॉडी के अंदर, आपका इनटेक ऑफ वाटर बहुत सारा है, वाटर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज़ हो रहा है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है वाटर को। तो कौन कौन यूज़ आएगा हमारा? लंग्स से। लंग्स से कैसे? जब आप एक्सहेल करते हैं, जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस एक्सहेल्ड एयर में वाटर वेपर्स होते हैं। अब ये आप कैसे मान लेंगे? ये आप ऐसे मान लेंगे कि कई बार आपने बड़े लोगों को देखा है कि उनके स्पेक्स पे अगर कुछ लगा होता है तो जस्ट ब्लो एयर फ्रॉम देयर माउथ ऑन टू द स्पेक्स, है ना। स्पेक्स के ऊपर अपने मुंह से हवा ब्लो करते हैं, हा हा ऐसे करके ना, और फिर वो देखते हो कि आप ग्लास जो है वो वेट हो जाता है, स्पेक्स का ग्लास वेट हो जाता है, फिर उसको वो कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। तो इसका मतलब जो एयर बाहर आ रही है बॉडी में लंग्स के थ्रू उसमें भी वाटर रहता है, ठीक है। जब आप सांस लेते हैं, ठीक, अभी बहुत सारे लोगों ने कोरोना में देखा होगा जो बच्चे स्पेक्स पहनते हैं, जब वो मास्क पहन लेते थे सर्दियों में स्पेशली, तो नोज़ से जो एक्सहेल्ड एयर बाहर आ रही थी वो ग्लास के ऊपर एक फॉग बना दे रही थी। तो वो जो फॉग बन रहा था ग्लास के ऊपर वो किस वजह से था? कि आपकी एक्सहेल्ड एयर में वाटर है। उसके बाद आजकल मॉनसून सीजन में सबको खूब स्वेट आ रहा है। स्वेट में क्या है? वाटर है। आपकी बॉडी से स्वेट ग्लैंड्स वाटर को रिमूव कर रहे हैं।
एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन किडनी, इसी को हम पढ़ेंगे इस लेसन में। किडनीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। इसके साथ साथ बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट भी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जैसे यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है। इन सब को भी मेनली किडनीज रिमूव करती हैं हमारी बॉडी से। अब ये जो सारे हम प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हैं ना, मेटाबॉलिक वेस्ट, ये आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से बाहर नहीं निकलता, बॉडी में कहीं भी एक्यूमुलेट होके रह जाए, तो देन इट विल बी टॉक्सिक, पॉइजनस हो जाएगा बॉडी के लिए, एंड इट कैन कॉज सीरियस डैमेज टू द बॉडी। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट निकालना ज़रूरी है। इसी तरीके से बहुत सारे मिनरल सॉल्ट्स भी हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं खाने के साथ, ठीक है। उनको भी एक्स्ट्रा मिनरल सॉल्ट्स जो हैं कौन निकाल रहा है? किडनी एंड स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स का काम थोड़ा कम रहता है क्योंकि हर टाइम आपको पसीना नहीं आता है। किडनीज में वेदर इट इज़ विंटर, वेदर इट इज़ समर, रेनी सीजन, आपकी किडनीज काम करती हैं, यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, एंड यू हैव टू यूज़ द वॉशरूम अगेन एंड अगेन। आपको वॉशरूम जाने की अर्ज होती है। तो चलिए ज़रा देखते हैं किडनीज क्या है और कहाँ है, ठीक है। तो ये है किडनी, ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। अब ये आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपके जो डायग्नोस करने वाला टेबल है उसके ऊपर ये एक इंसान लेटा हुआ है, ठीक है, और हम उसके अंदर की किडनीज देख रहे हैं। तो आपकी राइट साइड पर आएगी उसकी लेफ्ट किडनी, है ना। सोच के देखो कि एक इंसान सामने लेटा है, तो उसकी राइट किडनी कहाँ जाएगी? इस साइड जाएगी राइट किडनी। तभी तो आप राइट हैंड से इस वाले को, मतलब अगर आप राइट हैंड शेक करना चाहो तो राइट आपका ऑपोजिट, सामने वाले का राइट आपका ऑपोजिट होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो इस तरफ जो आ रही है वो आपकी लेफ़्ट किडनी है। लेफ़्ट किडनी से निकलती हुई ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये है आपकी यूरेटर। कहाँ है आपकी यूरेटर? ये रही आपकी यूरेटर, जो ये नीचे की तरफ आ रही है, ये यूरेटर, लेफ़्ट यूरेटर, लेफ़्ट किडनी से जो आ रही है। लास्ट में जो आपका ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, मसल से बना हुआ बैग जैसा स्ट्रक्चर है जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, और इसकी एंड में एक ओपनिंग से पहले जो छोटी सी पाइप रहती है, दैट इज़ यूरेथ्रा। अब क्या होता है कि रीनल आर्टरी से ब्लड हार्ट में से आएगा और किडनीज के अंदर चला जाएगा। रीनल आर्टरी इस ब्लड को भेजेगी किडनी के अंदर। किडनी के अंदर यहाँ पर लगे हुए हैं फिल्ट्रेशन करने के यूनिट, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट मिलके अंदर ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहे हैं। ब्लड जब फिल्टर हो जाएगा तो उस फिल्टर्ड ब्लड को भेज दिया जाएगा लेफ्ट ये रीनल वेन के अंदर, ठीक है। अब ये रीनल वेन इस ब्लड को लेकर के बाहर निकल जाएगी। या क्या हुआ यहाँ पर? ब्लड आया आर्टरी से, किडनी के अंदर गया, किडनी ने ब्लड को साफ़ किया और साफ़ किया हुआ ब्लड वेन से बाहर आ जाएगा। अब जब किडनी ब्लड को साफ़ कर रही है, उसमें से मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रही है, तो जो वो वेस्ट है वो कलेक्ट होकर के आ जाता है यूरेटर के अंदर। ये यूरेटर एक पाइप है जो किडनी से वेस्ट को लेकर आ रही है यूरिनरी ब्लैडर तक, और यूरिनरी ब्लैडर इस को स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। किसको स्टोर करता है? मेटाबॉलिक वेस्ट। अब जो ये मेटाबॉलिक वेस्ट आपके पास आ गया, स्टोर हो गया, अब इस मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम हो जाएगा यूरिन। जो स्टोर करके रखा जा रहा है वो क्या है? यूरिन। अब ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये मसल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है और कुछ कुछ हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं, ये हमारे अंडर कंट्रोल होता है। तो लेकिन इसका जो कंट्रोल करना है वो धीरे धीरे इंसान लर्न करना सीखता है, क्योंकि आप ये देखते हैं छोटे बच्चे, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर यूरिनरी ब्लैडर, इसलिए दे पास देयर यूरिन। जब भी उनका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है वो कंट्रोल नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, एंड दे अपना यूरिन बाहर पास कर देते हैं। बट जैसे जैसे बड़े होते हैं
तो हम इन मसल्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो ये मसल्स हमारी इच्छा से ही यूरिन को बाहर निकाल पाती है। ठीक है, आपने कई बार जैसे क्लासरूम्स में भी मैम से परमिशन मांगी होगी वॉशरूम जाने की और आपको मना कर दिया गया, तो आप यूरिन को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, मैम ने बोला इस पीरियड में नहीं, अगले पीरियड में चले जाना, तो आप कुछ लंबे समय तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट बहुत लंबे समय तक कंट्रोल करना इज़ नॉट एडवाइजेबल, कि आप बहुत लंबे समय तक यूरिन कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। चलिए सो आगे देखते हैं। अब ये इसी चीज़ को जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप एक ये देखिए कि किडनीज जो है वो आपकी पेयर में है, एक लेफ़्ट है एक राइट है। ऐसे ही यूरेटर जो है आपका पेयर में है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर सिर्फ एक है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि ये जो किडनी का शेप है ये कैसा दिख रहा है आपको, बीन शेप, राजमा की शेप का। एंड कलर भी इसका कुछ कुछ वैसा ही होता है, रेडिश ब्राउन, राजमा के कलर के जैसा ही किडनीज का कलर भी रहता है। और ये कहाँ लोकेटेड होती हैं, स्टमक के दोनों साइड। ठीक है, थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन एरिया में दोनों साइड पर बैकबोन के पास ये प्लेस्ड होती हैं। ठीक है, इसका साइज़ कैसा होता है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर थिक और अबाउट 150 ग्राम्स ईच इसका वेट होता है। अब इसमें जो यूनिट लगे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं इसके अंदर, किडनी क्या है, पूरा एक खाली तो डब्बा नहीं है, इसके अंदर छोटे छोटे कई सारे यूनिट्स मिलके काम कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं बहुत सारी फैक्ट्री चल रही है इसके अंदर। इन छोटे छोटे यूनिट्स को हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। भी नेफ्रॉन्स क्या हैं, इनको हम अभी आगे आने वाले इसी चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से हमने किडनी के बारे में समझा, तो किडनी का फंक्शन हम एक बार और देख लेते हैं। किडनी हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालता है, पीएच ऑफ ब्लड को मेंटेन करता है, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ब्लड में कितना पानी है उसको मेंटेन करता है। तो किडनी का ये सब काम है। इसके बाद ये यूरेटर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि यूरेटर पेयर में है, मस्कुलर हैं, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ब्लड को यूरिन को लेके जा रहे हैं। ठीक है, और ये नर्वस कंट्रोल के अंडर है। अब आते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये पियर शेप्ड ऑर्गन है। पियर कैसा होता है, ठीक है, ये पियर होता है, नाशपाती। ठीक है, जो आप नाशपाती खाते हैं, लेकिन ये थोड़ा उल्टा रख दो इसको तो ये कुछ आपकी बन जाएगा। ये है ना पियर, लेकिन हमने इसको कैसे रख दिया, हमने इसको यूं करके उल्टा रख दिया, कुछ कुछ इस तरीके से। ये आपका पियर शेप्ड ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर। इसका काम क्या है, यूरिन को स्टोर करके रखना डिस्चार्ज होने तक। यूरेथ्रा अगेन एक मस्कुलर ऑर्गन है जो यूरिनरी ब्लैडर के नेक से अराइज करती है, मतलब हम कह सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है और यूरिन को बाहर तक थ्रो करने में मदद करती है। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो डेफिनेटली यही पढ़ना है हमको कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स लगे हैं भाई, वो आखिर है क्या चीज़, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम ये देखेंगे कि नेफ्रॉन, हज़ारों लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर। अब ये नेफ्रॉन बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं, तो चलो पहले हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये रहा नेफ्रॉन, जो ये ग्रीन पार्ट नहीं देखना है, ये रहा आपका नेफ्रॉन। यहाँ से ये गोल, फिर ये जिगजैग, फिर ये जो यू ट्यूब बन रही है थोड़ी सी ऐसे, यू ट्यूब आपका ये यूट्यूब वाला नहीं, इसका नाम भी यूट्यूब है, लेकिन ये वाली यूट्यूब जिस पे आप वीडियो देख रहे हो वो नहीं, यू ट्यूब, ये वाली यू शेप की ट्यूब। फिर ये ऊपर आ रही है, ये भी उसी फॉर्म में है, ये यू ही है। फिर इसके बाद ये फिर घिचड़ पिचड़, और फिर यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट। चलिए अब इसके एक एक पार्ट के नाम के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका नेफ्रॉन है, इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि नेफ्रॉन के आगे का जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ लाइक अ कप,
और इस कप को हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, अब ये बोमेंस कैप्सूल जो है आगे प्रोसीड होता है तो एक बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड मतलब गुच्छा सा बना हुआ स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पर हमने खोल के दिखाया हुआ है, लेकिन ये बहुत ही उलझा हुआ गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर रहता है। इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जिसका शॉर्ट फॉर्म पीसीटी भी है। ऐसे ही जो दूर वाला ये पार्ट है, ये भी थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और इसका शॉर्ट फॉर्म है डीसीटी। पीसीटी डीसीटी, जो पास में है वो पीसीटी, जो दूर है वो डिस्टल डीसीटी। प्रॉक्सिमल का मतलब भी यही होता है, इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, पास में। डिस्टल मतलब दूर, कहाँ से? बोमेंस कैप्सूल के। जो बोमेंस कैप्सूल के पास है वो पीसीटी, जो बोमेंस कैप्सूल से दूर है वो डीसीटी। इन दोनों के बीच में आपको एक ये लूप नज़र आ रहा है, यू शेप का लूप, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। तो ये तो था आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के साथ साथ आपकी ब्लड वेसल्स भी चल रही हैं। अब ये ब्लड वेसल कैसे चल रही हैं? देखिए, रीनल आर्टरी से जो वेन अंदर आएगी वो टूट टूट के थोड़ी छोटी बन जाएगी, तो इसमें से एक ट्यूब एंटर करेगी इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर। ठीक है, ये एंटर कर रही है यहाँ से। ठीक है, ये एंटर है, ये एरो एंटर का नहीं है, ये नाम है इसका। तो जाएगा तो ब्लड यहाँ से ऐसे। ठीक है, ब्लड ये जा रहा है, ये एफरेंट एट्रियोल का नाम है। तो ये जो जहाँ से अंदर जा रहा है वो है एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये यहाँ से बाहर भी आएगी ट्यूब, तो इसको बोल देंगे इफरेंट। आने वाली एफरेंट, जाने वाली इफरेंट। ई शब्द हमेशा बाहर निकलने के लिए होता है ना, जैसे इजेक्ट, एग्जिट, ई वाला। ठीक है, एंड। ई मतलब बाहर जाना, ए मतलब अंदर आना। तो ब्लड यहाँ से अंदर आ रहा है। तो अब ये जब ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल से अंदर आ रहा है, तो आप ये देख रहे हो कि ये आगे आकर बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज में टूट जाता है। ठीक है, ये आगे जाके बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज में टूट जाता है, और फिर ये जुड़कर इफरेंट आर्ट्रियोल बनाता है। और फिर जो इफरेंट आर्ट्रियोल की जो ये आगे से ब्लड वेसल आ रही है, ये पूरा इसको लपेटती चली जाती है, पूरा का पूरा ये यहाँ से सब कवर करके लास्ट में ये रीनल वेन को अपना ब्लड सप्लाई करती है। तो यहाँ ब्लड चलेगा, जो ग्रीन है इसमें ब्लड चलेगा, और नेफ्रॉन के अंदर यूरिन चलेगा। कैसे चलेगा, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ठीक है, अब ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल आया, इसने जो अंदर ये कैपिलरीज का गुच्छा बना दिया, इस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ग्लोमेरुलस कैसे काम, यहाँ पर यहीं से काम शुरू होगा, यही स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आप ये देख रहे हो, एफरेंट आर्ट्रियोल मैंने थोड़ा ब्रॉड बनाया है, इफरेंट आर्ट्रियोल छोटा है, नैरो है। तो जब एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड इसके अंदर जाएगा और बाहर कम निकलेगा, तो जा रहा ज़्यादा है, बाहर कम आ रहा है, तो अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। प्रेशर क्रिएट होने से यहाँ की वॉल्स, वाटर, मिनरल्स, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सब यहाँ से धक्का लग करके बाहर आ जाएंगी और एंटर कर जाएंगी बोमेंस कैप्सूल के अंदर। जो कप बना हुआ है, कप के अंदर एंटर कर जाएंगी। लेट मी शो यू द डायग्राम मोर क्लियरली बाय रिमूविंग दीज हाइलाइट्स। अब यहाँ से ही इसके अंदर एंटर कर गया, जो भी प्रेशर से सामान निकला इसमें से बाहर, वो इसके अंदर एंटर कर गया। इसके अंदर एंटर करने के बाद ये आ गया हमारा पीसीटी में। अब पीसीटी के ऊपर इफरेंट आर्ट्रियोल से आती हुई बहुत सारी ब्लड वेसल्स ने इसको घेर रखा है। अब ब्लड वेसल ने इसको घेर क्यों रख रहा है? क्योंकि ये इन ब्लड वेसल का कहना है कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, लौटा दो, है ना। ये कुछ अपना सामान इनसे लेने आया है, क्योंकि जब यहाँ पर फिल्टर हो रहा था तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में ये नहीं देखा जा रहा था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस साइज़ के हिसाब से फ़िल्टर हो गया। जो चीज़ें छोटी थी वो निकल कर इसमें आ गई, जो बड़ी थी थोड़ा नहीं फ़िल्टर हो सकी वो तो चली गई ब्लड के अंदर ही। तो बहुत कीमती सामान भाई इसमें चला गया। अब जिम्मेदारी बनती है इफरेंट आर्ट्रियोल की कि अपना सामान यहाँ से कलेक्ट कर लें, है ना। मेरा कुछ सामान तुम मुझे लौटा दो। तो अब ये एफरेंट जो आपका
पीसीटी के ऊपर इफरेंट आर्टरियोल का पूरा एक नेटवर्क सा बन जाता है और इससे ये अपना एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर लेता है। यहाँ से क्या क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर, आयंस, न्यूट्रिएंट्स, और अगर अभी भी इसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रह जाता है तो उसमें वो अंदर वापस इसमें डाल देता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ आदान प्रदान हुआ, एक्सचेंज हुआ। इसके बाद ये पहुंची लूप ऑफ हेनले में। ये जो यूरिन है, ये जो एरो से यूरिन दिख रहा है, ये लूप ऑफ हेनले में पहुंचा। लूप ऑफ हेनले में एक आ रहा है आपका डिसेंडिंग साइड, देखो नीचे आने वाली, और एक ऊपर जाने वाली, तो हमने इनका नाम ही रख दिया। यहाँ मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन बड़े होकर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी हायर क्लासेस में तो थोड़ा सा सुन लेना, अच्छा लगेगा आपको। ये डिसेंडिंग लूप है, ये असेंडिंग लूप है। डिसेंडिंग मतलब नीचे आना, असेंडिंग मतलब ऊपर जाना, जैसे आपके मैथ्स में चलता है डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग लूप में वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, असेंडिंग लूप में आपका सोडियम और क्लोराइड के आयंस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये पहुंच जाता है आपका डीसीटी के पास, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के पास। यहाँ से फिर कुछ आयंस जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम वापस ब्लड के अंदर चले जाते हैं और बचा हुआ जो भी है अब वो यूरिन बन गया और वो ऐसे कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में ऐसे देखो, ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स ऐसे, यहाँ कुछ, कोई एक नेफ्रॉन यहाँ लगा होगा, कोई एक नेफ्रॉन यहाँ होगा, कोई एक नेफ्रॉन यहाँ होगा, तो बहुत सारे नेफ्रॉन से धीरे धीरे बूंद बूंद करके यहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता जाता है। तो यही कलेक्टिंग डक्ट फिर बाहर आकर के किडनी से यूरेट, मतलब बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जुड़कर सारा अपना फ्लूइड जो है, जो यूरिन है, वो यूरेटर में पास कर देती है और फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा और फाइनली यूरिन बॉडी के बाहर। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर टू यू। इसके नीचे ये लिखा हुआ भी आ गया है आपके लिए। ठीक है, ग्लोमेरुलस स्मॉल सॉल्यूट्स को फिल्टर करता है, पीसीटी रीएब्जॉर्प्शन कराता है आयंस, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का, और कुछ टॉक्सिन्स भी रिमूव करता है और एडजस्ट करता है पीएच लेवल को। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग वाटर रीएब्जॉर्ब करता है और असेंडिंग आपका सोडियम और क्लोराइड आयंस रीएब्जॉर्ब करता है। डीसीटी भी यही काम करता है, जो बचे हुए पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है उनको एब्जॉर्ब करता है, पीएच मेंटेन करता है, और ये हमारा हार्मोन के कंट्रोल के अंदर इसका काम चलता है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और हाउ डज नेफ्रॉन वर्क, या इसको ये भी कह सकते हैं कि हाउ इज़ यूरिन फॉर्म्ड। कैसा भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी मतलब देखो किडनीज में का काम करना कितना इम्पोर्टेंट है। आपकी बॉडी का अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं निकलता, यूरिन नहीं निकलता, देन गॉड फॉरबिड कि मतलब डेथ तक हो सकती है इंसान की किडनी फेलियर से। और कई बार आपने सुना भी होगा कि किडनी फेल हो गई तो डेथ हो गई। तो किडनी फेलियर जब होता है तो डॉक्टर्स एक पेशेंट को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस कोशिश में वो जो प्रोसेस अपनाते हैं वो दो तरह के प्रोसेस हैं। एक है किडनी ट्रांसप्लांट, मतलब कोई डोनर मिल जाए जो अपनी किडनी दे दे और पेशेंट को लग जाए तो पेशेंट का काम चल जाएगा। और डोनर भी एक्चुअली 2 किडनीज में से एक किडनी अगर दे दे तो उसकी लाइफ एक किडनी से ठीक ठाक तरीके से चल जाती है। ऐसा नहीं कि 2 में से एक किडनी दे दी तो डोनर भी मर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स बहुत कुछ मैच करते हैं कि हेल्थ, किडनी की हेल्थ, ब्लड का टाइप, मैचिंग, बहुत कुछ देख करके ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गन ट्रांसप्लांट थोड़ा एक मतलब रिस्की प्रोसेस भी रहता है। बॉडी एक्सेप्ट करना पेशेंट के लिए भी इतना इजीली बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि डोनर मिलना भी आसान बात नहीं होती। तो हार कर डॉक्टर्स के पास जो ऑप्शन रह जाता है वो है डायलिसिस। डायलिसिस मतलब एक आर्टिफिशियल किडनी लगा दी जाए जो ब्लड को फिल्टर कर दे। अब ये होता कैसे है? सेम प्रोसेस है, बस किडनी नहीं है, किडनी का काम बाहर एक यूनिट कर रहा है। कैसे कर रहा है? इस यूनिट में ये नेफ्रॉन के जैसे बहुत सारे कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स बना दिए, जिसमें कि ये जो
किस चीज़ के बनाएंगे, प्लास्टिक के? नहीं, ये बनेगा कुछ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे सेल्यूलोस हो गया, उसके ये बना देते हैं इसके अंदर के स्ट्रक्चर को, और बाहर भर देते हैं कुछ डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ये इस सॉल्यूशन में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। ठीक, अभी आप समझेंगे इसको कैसे होता है। अभी क्या करते हैं हम, जो किसी भी ऑर्गन से, मतलब ज़्यादातर हैंड या लेग से आर्टरी को कनेक्ट करते हैं, पंप्स के थ्रू ब्लड को आर्टरी से निकाल कर इसमें भेज देते हैं, और ये ब्लड इसमें चलता जाता है। जब ब्लड इसमें चलता रहता है तो यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट निकल के सॉल्यूशन में आता रहता है, क्योंकि सॉल्यूशन में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो अंदर कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजनस वेस्ट का ज़्यादा है, बाहर कम है, तो ये ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए यहाँ पर आपका नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाता है। तो क्या होता है, फिर ये इस सॉल्यूशन को धीरे धीरे निकालते जाते हैं और न्यू सॉल्यूशन इसके अंदर डालते जाते हैं, ताकि यहाँ पर आपका प्रोसेस चलता रहे। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है, कुछ समय लेता है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड कि इंसान की कितनी किडनी वर्किंग है, कितना उसकी किडनी ऑलरेडी फिल्टर कर चुकी है, क्या 100% डैमेज है, वो डॉक्टर देखता है कि इस प्रोसेस को कितनी देर तक चलाना है। ठीक है, तो ये वापस फिल्टर होके इसको हम वापस बॉडी के अंदर वेन में ब्लड को डाल देते हैं, और ये है आपका प्रोसेस डायलिसिस का आर्टिफिशियल किडनीज के थ्रू। ठीक है, नाउ दिस इज कि पेशेंट का ब्लड लिया, उसको ट्यूब में डाला, ठीक है, फिर वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज़ हो गया लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर, और ब्लड को वापस पेशेंट की बॉडी में पंप कर दिया। ठीक है, इसमें ये देखना पड़ता है कि जो फ्लूइड का एटमॉस्फेरिक फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ही हो। तो दिस इज डायलिसिस। ये ख़त्म होता है आपका यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। थोड़ा सा टॉपिक और है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, जो हम ख़त्म करते हैं अभी। प्लांट्स में भी बहुत तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट होते हैं। ठीक है, जैसे एक मेटाबॉलिक वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट रेस्पिरेशन करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कहाँ से जाएगा? स्टोमेटा से बाहर। अब ये आपको नोट करना है कि प्लांट के पास कोई भी प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो पूरी बॉडी में घूम घूम के वेस्ट को कलेक्ट करके ला रहा है। वेस्ट जहाँ बन रहा है वहीं से डिफ्यूज़ होकर बाहर जा रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर आपका बॉडी की लीव्स में बन रहा है, लिविंग टिश्यू वहीं पर ज़्यादा है, तो वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर जा रहा है। अगर ऑक्सीजन बन रहा है, जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है, लीफ कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, फूड बनाती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। तो जो ये ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट है, प्लांट के लिए क्या है? वेस्ट। वो भी कहाँ से निकल दिया जाता है? स्टोमेटा से बाहर। बहुत सारा पानी जो प्लांट के अंदर आ जाता है बाय एब्जॉर्प्शन, बाय प्रोसेसेस जो इसमें चल रहे हैं, वो एक्सेस वाटर को कैसे निकाला जाता है? एक्सेस वाटर को भी ट्रांसपीरेशन से निकाला जाता है, और इसके लिए भी स्टोमेटा की ज़रूरत पड़ती है। आपने ट्रांसपीरेशन का बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, जिसमें कि आप पौधे को पॉलीथीन के अंदर बांध देते हैं, पॉटेड प्लांट को पॉलीथीन में बांध देते हैं। कैसे? अगर मैं एक बार डायग्राम बना दूँ तो आपको शायद जल्दी समझ में आ जाए। ये आपने एक प्लांट लिया, ठीक है, इसमें मैं सिर्फ 2 ही लीव्स बनाती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ईजी रहे। अब इस पॉटेड प्लांट को अगर मैं एक पॉलीथीन से कवर कर दूँ तो मैं कुछ देर बाद देखूंगी कि पॉलीथीन के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? लीफ के स्टोमेटा से वाटर निकल कर आया। दिस इज ट्रांसपीरेशन। तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर आ गया। अब प्लांट्स में कुछ सॉलिड वेस्ट भी होता है जो उसकी लीव्स में, बार्क्स में, फ्रूट्स में एक्यूमुलेट होकर रह जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेट होकर रह जाता है। कहाँ कहाँ? लीव्स में, बार्क्स ऑफ द ट्री में, फ्रूट्स में। ये सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है, लिक्विड वेस्ट भी हो सकता है। अब इसको कैसे रिमूव करेंगे? लीफ में है तो पत्तियां झड़ जाती हैं, लीफ की, वेस्ट बाहर चला गया। बार्क में है तो प्लांट अपनी बार्क धीरे धीरे पील करता रहता है, जैसे जैसे वेस्ट बाहर आता रहता है, पील होकर के वेस्ट को बाहर फेंक दिया जाता है। फ्रूट्स में भी अगर प्लांट का मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, हमारे लिए वेस्ट नहीं है वो, प्लांट का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो जब फ्रूट्स में आ गया तो फ्रूट्स
पक के झड़ जाते हैं, तो उनमें भी वेस्ट बाहर आ गया। इसके साथ साथ प्लांट्स में कुछ गम्स एंड रेजिन्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि जाइलम के अंदर स्टोर होते हैं और इनको हम बाहर निकालते हैं थ्रू लेंटिसल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है एक्सक्रीशन का, बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, लाइक्ड एंड एंजॉयड द लेसन। तो लेसन पढ़ लिया, सुन लिया, तो एनसीईआरटी से रीड करेंगे। ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।